Hello student, this is the topic of BSc Physics Honors Semester 5 Electromagnetic Wave जो आपका EMT फर्स्ट है PH502. So we study this electromagnetic wave and our media is a conducting media. So first we must know what is the conducting media. In case of conducting media there is a existence of your कंडक्शन करंट जिसे आप करंट डेंसिटी भी बोलते हो जे करंट पर यूनिट एरिया जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए करंट पर यूनिट एरिया जिसे हम करंट डेंसिटी भी बोलते हैं और करंट कंडक्शन करंट भी बोलते हैं. So in this these before going to further we must know these I want to give the credit to these notes. These are the notes of Professor D.K. Ghosh, फिजिक्स डिपार्टमेंट IIT बॉम्बे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के उनके नोट्स हैं. सो वी हैव टेकन दिस मटेरियल फ्रॉम दिस बुक. ठीक है, D.K. घोष. These are the lecture notes of D.K. Ghosh. So now we come to the our topic, propagation of the electromagnetic wave in the conducting media. Conducting media is a type of media where there is always existence of your J, or where your there is no free charge. So we have the Maxwell 4 equation. Maxwell की हमारे पास 4 equations हैं, जैसे divergence of E is equal to rho by epsilon naught, and divergence of B is equal to 0, and curl of E is equal to del minus of del B by del T. एंड द फोर्थ इक्वेशन मैक्सवेल का डेल क्रॉस एच, जिसे हम कर्ल ऑफ एच बोलेंगे, इज इक्वल टू जे प्लस एप्सल डेल ई बाई डेल टी. दिस इज द बिकॉज जो बात की थी कि व्हेन द करंट फ्लो इन द कैपेसिटर, व्हेन द करंट फ्लो इज ए कंडक्टिंग मीडिया, देन द लास्ट इक्वेशन मैक्सवेल की जो फोर्थ इक्वेशन थी वो मॉडिफाइड हो गई थी. देन दिस इज द कर्ल ऑफ एच, दिस इज द मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल because of the presence of your J part. कंडक्शन करंट एग्जिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, एक JC होता है, कंडक्शन करंट होता है. सो इन दिस व्हेन वी डिफाइन द कंडक्टिंग मीडिया, देन देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी, एंड कंडक्टिविटी इज मस्ट बी फाइनाइट. ठीक है, देन वी मस्ट नो कि व्हेन द कंडक्शन करंट इज देयर, कंडक्टर इज देयर, देन द वी ओम्स ओबेल, इट्स ओम्स का जो लॉ है इट मस्ट बी ओबेड इन टर्म्स ऑफ J इज इक्वल टू सिग्मा ई. जैसे एक V इज इक्वल टू IR होता है, इन द सेम वे ओम्स लॉ इन योर कंडक्टर इज ओबेड, एंड विद रेफरेंस टू दिस आवर J, जिसे आप बोलते हो करंट डेंसिटी, इट इज डिपेंड ऑन योर कंडक्टिविटी पार्ट. कंडक्टिविटी इज हियर इज योर सिग्मा. सो वी हैव द थ्री टर्म्स हियर इन द केस ऑफ कंडक्टिंग मीडिया. जब हम कंडक्टिंग मीडिया की बात करते हैं, रो इज़ देयर, जे इज़ देयर. तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जब हमारा मीडिया कंडक्टिंग टाइप का होगा तो हाउ दिस क्वांटिटी, हाउ दिस वेरिएबल एग्जिस्ट. योर कंडक्शन करंट इज directly proportional to the directionally proportional to the field. Field means electric field. So the constant term is here because the media is conducting media. So conducting media की properties होगी that is described by your conductivity, and conductivity is a constant. So that's why we are saying J is proportional to E, जिसे हम जैसे Ohm's law हम जनरल एक सर्किट में बोलते हैं V is equal to IR. So these are the description of our media, कि अगर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट कर रही है इन ए डायलैक्ट्रिक मीडिया, in any type of media. So first we define इट्स मीडिया की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है. जैसे हम वैक्यूम में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करता है, वहाँ पे उसका वेलोसिटी अलग होगा. ठीक है, वहाँ पे मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशन होगी उनकी फॉर्म अलग होगी. इन द सेम वे डायलैक्ट्रिक मीडिया. नाउ दिस इज द टॉपिक ऑफ योर कंडक्टिंग मीडिया. तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कंडक्टिंग मीडिया में एक टर्म कंडक्टिविटी, एंड हाउ दिस कंडक्टिविटी अफेक्ट आवर मैक्सवेल इक्वेशन. देन अल्टीमेटली इट इफेक्ट योर मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है, कर्ल ऑफ एच. The first equation is curl of E. Curl of E is equal to minus rate of change of your magnetic field. And the curl of H, it depends on the rate of change of your electric field. And the another term is your J. So J plus epsilon del E by
del T. Now we know in case of the conductor J is equal to sigma E, so we introduce this term in our Maxwell fourth equation. तो हमारा Maxwell का जो fourth equation है वो इस term का बन जाएगा. Now जब हमें Maxwell की चारों equation study कर ली, divergence of E, divergence of B, then we must know कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरह के अगर मीडिया में प्रोपेगेट कर रहा है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड, इनका वेव फॉर्म कैसे होगा. इनका प्रोपेगेशन फील्ड में अगर हो रहा है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्क्रिप्शन आना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का डिस्क्रिप्शन आना चाहिए. इट मीन्स हाउ आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मूविंग, हाउ आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जब भी हम स्पेस की बात करेंगे इट मीन्स हाउ इट इज़ मूविंग विद आवर वेव वेक्टर, जो हाँ हम नॉर्मली लेते हैं के इज़ योर प्रोपेगेशन वेक्टर एंड द के. नाउ अगर हम टाइम की बात करते हैं तो हमारे पास आना चाहिए एक टर्म जो फ्रीक्वेंसी से रिलेट करे या टाइम से रिलेट करे. जो फ्रीक्वेंसी की जब हम यहाँ बात करेंगे तो हम हमेशा बात करेंगे आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसे हम ओमेगा बोलते हैं. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई your mu is your linear frequency. So we want to know how our electric field is propagating in conducting media, how our magnetic field is propagating in conducting media, what is the form of this type of electric and the magnetic field in this particular space with respect to the time. हमें space की भी बात करनी है, हमें time की भी बात करनी है. It means we deal with the k, we deal with the omega, we will deal with the E and B. Now when we look at these equation, so जब भी हमारा ये डेल ऑपरेटर आएगा, कर्ल ऑफ E की बात करेंगे तो डेल जो ऑपरेटर होता है दिस इज़ योर एक तरह से स्पेस ऑपरेटर होता है, जिसकी फॉर्म होती है डेल बाई डेल एक्स आयोटा प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप. अगर ये 3 डायमेंशन है, अगर ये 2 डायमेंशन होगा तो हमारा आई कैप और जे कैप एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट बच जाएंगे. डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप. अगर ये 1 डायमेंशन होगा देन इसकी फॉर्म सिर्फ आई कैप तक सीमित रह जाएगी. सो your left hand side this is the term which relate with the space part, और उसकी दूसरी तरफ जो हमने देखा है कि हाउ आवर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो यही 2 इक्वेशन है जो हमें बताती हैं कि एक फील्ड में एक तरह की फील्ड, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, उसमें अगर स्पेस का वेरिएशन हमें फाइंड आउट करना है तो हमें उसके रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम पे जाना पड़ेगा. इट मीन्स हाउ दैट अनदर फील्ड इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो यहाँ पे एक एनालॉजी है कि स्पेस और आपका टाइम पार्ट हाउ दीज आर कनेक्टेड. सो इन्हीं 2 इक्वेशंस की हेल्प से हम एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे जो रिप्रेजेंट करती है फील्ड को, जो रिप्रेजेंट करती है व्हेन योर फील्ड इज मूविंग इन कंडक्टिंग मीडिया इन दिस टाइप ऑफ मीडिया, देन व्हाट इज द फॉर्म ऑफ दिस electric field and the magnetic field and how these two fields are connected each other. It means एक differential form, एक differential 1 dimension 2 dimension या 3 dimension. It means 1 degree 1 first order derivative, क्योंकि डिफरेंशियल की बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल या सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल या हायर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल. तो नॉर्मली जब हम ये फाइंड आउट करते हैं देयर इज ऑलवेज ए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड. जैसे हमने वैक्यूम में पढ़ी है, वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट कर रही है या अनदर फील्ड में प्रोपेगेट करती है. तो आगे हम अगली स्लाइड्स में हम यही देखेंगे कि अगर इससे पहले फिर हमें पहले ही अज्यूम कर लेना है कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द के इज़ नथिंग, के इज़ योर प्रोपेगेशन. हम अज्यूम करते हैं कि किस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट कर रही है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड एंड the direction of the electromagnetic wave of propagation, it is always perpendicular to the plane which constitute of your E and H. It means ये तीनों फील्ड E, H and K they are mutually perpendicular to each other. We consider जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा x डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड है वो y डायरेक्शन में है एंड K इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं
के प्रोपेगेशन जो वेक्टर है वो डिफाइन करते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है किस डायरेक्शन में जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन अगर जेड है तो के प्रोपेगेशन वेक्टर हैज़ द डायरेक्शन ऑफ जेड। तो यहाँ पे हमने यही अज्यूम किया। इफ़ यू अज्यूम ऑल दीज पैरामीटर देन कर्ल ऑफ ई, जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में only the component of इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन एग्जिस्ट। ई मीन्स ई को जब हम डिफाइन करेंगे तो हम डिफाइन करेंगे ई इज इक्वल टू वैक्टर ई इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। सो इन द सिमिलर वे अगर हम h इज द डायरेक्शन, h इज प्रोपेगेटिंग इन द वाई डायरेक्शन, इट मीन्स h of vector is equal to 0 I cap plus h y j cap plus 0 k cap। इट मीन्स जो h का जो मैग्नीट्यूड है या अमाउंट है ओनली इन द वाई डायरेक्शन, तो कोरस्पॉन्डिंग टू आई कैप एंड द के कैप उनके जो कंपोनेंट है वो 0 0 हो जाएंगे। इन द सिमिलर वे k इज के एक्स आई कैप के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप होना चाहिए, जहाँ पे आपके के एक्स के वाई इट मस्ट बी 0, ओनली के एग्जिस्ट इन द जेड डायरेक्शन, इट मीन्स जेड के कैप। when we take the help of vector analysis, then we find out curl of E component with the y direction, it becomes del Ex upon del Z. Then this is your left part of the above equation. Then corresponding to this, because B और H exist करते हैं, B is equal to mu H, where mu is your permeability of your magnetic type of media। अगर आपका कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिज्म है वहाँ पे, तो परमेबिलिटी हम डिफाइन करते हैं कि उस फील्ड की, उस मैग्नेटिक फील्ड की परमेबिलिटी कितनी है। तो B and H these are linear. Why we are saying linear? Because B is directly proportional to your H. The relation between B and H is equal to B is equal to mu H. The same thing they write here. The above equation can be written in terms of del B y upon del t, and by is written is equal to mu hy. Mu is a constant जिसे आप permeability बोल रहे हो, then it will be written as. Now we write this equation in the differential form. You can see this is the differential part with respect to z, and on the another side, on your right side, there is a differential with respect to time. So because we need a equation, this is the first order equation बन जाएगी, and if we consider this your left hand side को हम अगर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखेंगे, देन डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड प्लस म्यू डेल एच वाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0. This is the homogeneous equation, and this is the first order differential equation, and this is the mixed differential equation with respect to space. Space means z with respect to time, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू आपका स्पेस डेल जेड में है, एंड विद रिस्पेक्ट टू आवर टाइम पार्ट. सो दिस इज द मिक्स्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव किया हुआ है डिफरेंट फील्ड का, ई भी है एच भी है, एंड किसके रिस्पेक्ट में क्या है, एक बार स्पेस के रिस्पेक्ट में, एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में. सो दिस इक्वेशन इज हेल्पफुल, ये हमारे लिए हेल्पफुल है, लेकिन इतनी हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि इसकी वजह क्या है, ये दोनों ही तरह के फील्ड इसने ले लिए हैं और दोनों ही तरह के डेरिवेटिव इसने यूज़ किए जेड एंड टी. हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें जो प्योरली इलेक्ट्रिक फील्ड को कनेक्ट करती हो या प्योरली मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हो. सो वी टेक द हेल्प ऑफ, वी गो ऑन द सेकेंड ऑर्डर और हायर डिफरेंशियल ऑर्डर. तो फर्स्ट डिफरेंशियल ऑर्डर के आगे क्या आता है, सेकेंड डिफरेंशियल ऑर्डर. अगर ऊपर वाली इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, व्हेन वी कंसीडर इट्स अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, then we come to this part. This is similar to your curl of h. ये इस इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग है. कर्ल ऑफ h with respect to x, it becomes this type. The form is this. जहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, नाउ अगेन दिस इज आपकी जो राइट हैंड पार्ट को, अगर लेफ्ट हैंड पार्ट को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, देन दिस रिप्रेजेंट द इक्वेशन 2.
इक्वेशन 1 एंड 2 दीज आर द वेक्टर एनालिसिस की हेल्प से, जो आपकी ऊपर वाले जो इक्वेशन थे उन्हीं का फॉर्म है। लेकिन दिस आर द मिक्स्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर, दिस आर द मिक्स्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, टाइम डेरिवेटिव भी है एंड द स्पेस डेरिवेटिव भी है। सो दिस इज नॉट हेल्पफुल, वी टेक द हेल्प, वी गो ऑन द हायर ऑर्डर। जैसे ही हम हायर ऑर्डर के ऊपर जाते हैं देन वी हैव टू अज्यूम, बिकॉज हायर ऑर्डर में हम फाइंड आउट करना है तो दोनों तरफ हमारा, एक तरफ स्पेस वाला पार्ट है, एक तरफ टाइम वाला पार्ट है, तो वी वांट टू रिजोल्व द टाइम वाला पार्ट। सो फॉर दिस वी कंसीडर आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मूविंग पीरियोडिकली। पहली बात, पीरियोडिकली मूवमेंट कर रहा है बिकॉज दिस इज द वेव, कहीं ना कहीं तो रिपीटिशन होगा क्योंकि इसकी सेम वेवलेंथ है। ऐसा तो है नहीं कि वो फर्स्ट साइकिल में उसका फ्रीक्वेंसी अलग होगा, सेकंड साइकिल में उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम and the wavelength must be same. So we consider the time variation of this field. Field means electric field and the magnetic field. This is your harmonic. Harmonic किस तरीके से, अगर E आपका electric field है then E is equal to E naught exponential iota omega t. ठीक है, यू कैन से यहाँ पे वाई वी आर टेकिंग ओनली एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, वी कैन कंसिडर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी. This becomes a decaying type field because we generally we are taking, so we consider the time variation is a harmonic type, or is the form is equal to E is equal to E naught exponential iota omega t, or H is equal to H naught exponential iota omega t, where E naught and H naught are the field at time t is equal to 0. और जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा then E t at a particular time it becomes E naught exponential iota omega t. In the similar way, at particular time t, H is equal to Ht is equal to H naught exponential iota omega t. E naught and H naught are the value of the field when t is equal to 0. When we put these values on above equation, you can see again, this is your first equation, you put the value of del Hy upon del t. Here you put the value of del Ex upon del t. When we take the, because Hy is equal to H naught exponential iota omega t, when we take del H upon del t, then the part of exponential, जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो एक्सपोनेंशियल का जो पार्ट होता है, कोफिशिएंट होता है आगे वाला आयोटा ओमेगा, देन इट बिकम्स मल्टीप्लाई बाई दैट फैक्टर. तो यहाँ पे वो टर्म आ जाएगी आयोटा ओमेगा. फॉर्म इज योर सेम. The only extra term is equal to here again iota omega, and we know omega is the part which represent your angular frequency and which is the part of your, अगर हम इसका reverse कर देते हैं, this represent your time part. So the form of this above equation it becomes this. You can see extra term iota omega, here iota omega, epsilon naught already present था just because of your j is equal to sigma e. No, all terms are there. J is equal to, ये term है corresponding to your j and this is the term corresponding to your time part. Now we got this equation. अगर जब हम इनकी लेते हैं then again we are saying these are the mixed. Only क्या हमने यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा एलिमिनेट किया है, ओनली हमने टाइम वाले पार्ट को एलिमिनेट कर दिया. नाउ द नेक्स्ट टास्क इज हमें फील्ड को सेपरेट करना है. इस टर्म से, इस इक्वेशन से हमें या तो एच वाई को रिमूव कर दो या ई एक्स को रिमूव कर दो. ई एक्स को हम इसलिए रिमूव नहीं कर सकते बिकॉज वी आर डीलिंग द स्पेस वेरिएशन ऑफ फील्ड विद रिस्पेक्ट टू जेड. सो बेटर वी वांट टू चेंज ओनली दिस टाइप कि एच वाई को हम रिमूव कर दें, इधर से ई एक्स को रिमूव कर दें. सो इन ऑर्डर टू दिस वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ दीज इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू डेल अपॉन डेल जेड, स्पेस के रिस्पेक्ट में. व्हेन वी टेक द डेरिवेटिव दिस बिकम्स द सेकंड ऑर्डर, देन प्लस आयोटा म्यू ओमेगा डेल एच वाई अपॉन डेल जेड. ठीक है. नाउ व्हेन वी गॉट दिस टर्म, सो वी देन इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर होगा. देन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस पार्ट डेल एच वाई अपॉन डेल जेड. इस इक्वेशन को, इस वाले पार्ट को सब्स्टिट्यूट करेंगे. ये कहाँ से आएगा? ये आएगा आपका फ्रॉम द अबो इक्वेशन, जो आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की बात कर रहे थे. यू कैन कम हियर, यू कैन सी हियर this is equal to minus of this del hy upon del z. हमें ये टर्म चाहिए. दिस बिकम्स
इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा ई एक्स प्लस एप्सल सिग्मा ई एक्स अपॉन डेल टी। जब हम इस टर्म को वहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे देन वी विल एलिमिनेट आवर एच वाई को एलिमिनेट करते हैं हम। ऑलवेज रिमेंबर एच वाई को हम सीधा एलिमिनेट नहीं करेंगे, एच वाई का उस इक्वेशन का हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल लेंगे, देन वी जहाँ पे हमारा दूसरे फील्ड की फॉर्म आ रही है उस चीज़ को एलिमिनेट करेंगे, बिकॉज हमें पूरी इक्वेशन को यूनिफॉर्म बनाना है, यूनिफॉर्मिटी बनाए रखना है। यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए वी विल मेक द सब्सटीट्यूशन। पहले जैसे हमने टाइम डेरिवेटिव वाले पार्ट को हटाया, इन द सिमिलर वे वी वांट टू सेपरेट द वेरिएबल, वी वांट टू मेक द सिमिलरिटी। अगर उस इक्वेशन में हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा कोई दूसरी टर्म दिखाई दे रही है तो हमें उसके सब्सटीट्यूशन ढूंढना है। तो दिस is the way of making the equation that more uniform and the homogeneous वो पहले भी थी because that equation is equal to 0। उसे यूनिफॉर्म बनाना है एक ही तरह के फील्ड में। so when we substitute this becomes, now when we look at this is the second order differential equation in electric field, ठीक है, जिसका डिग्री है आपका 1, ऑर्डर है आपका सेकेंड, बिकॉज सेकेंड हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद डिग्री इज इक्वल टू 1, हाईएस्ट ऑर्डर। सो दिस बिकम्स अ यूनिफॉर्म। इसमें सारी टर्म ई एक्स की है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा टर्म नहीं दिखाई देगी जहाँ पे आपको एच वाई हो। इन द सिमिलर वे जब इस इक्वेशन को हम सेकेंड ऑर्डर इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेल जेड, देन वी गेट द डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड, और ये हम कॉमन ले देंगे सिग्मा प्लस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन नॉट इनटू डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड। तो इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे देन अगेन वी गो ऑन द दिस पार्ट। ये रहा, यहाँ से आप सब्स्टिट्यूशन उठाओगे, देन ये सब्स्टिट्यूशन आपका आ जाएगा इस टर्म में। when we insert that equation there, then this is the purely second order differential equation in your hy. now the form of the equation is corresponding to electric field, ये form बन जाएगी, corresponding to magnetic field, then ex will be replaced by hy. now the main focus, this is the homogeneous equation, this is a second order differential equation, this is similar to your equation in your वैक्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब वैक्यूम में प्रोपेगेट कर रही थी तो वहाँ पे द ओनली डिफरेंस इज इन दैट केस देयर इज डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ई। वहाँ पे सिर्फ के टर्म थी, के स्क्वायर वहाँ पे, और वहाँ पे पॉजिटिव टर्म थी, और के आपका प्योरली आपका क्या था, आपका दिस इज द प्रोपेगेशन वेक्टर के। here this is the gamma square is equal to iota mu omega into sigma plus iota omega e. when we look at this equation or when we find the gamma is under root, because this is a square term, when we take this becomes a plus minus under root of iota mu omega into sigma plus iota omega e bracket close. so there is a, when we interpret this gamma terms we have to interpret in a real part and the complex part, because this term is complex, इसमें real part भी है and इसमें imaginary values भी है, because जब भी iota आ जाता है तो हम consider करते हैं this is the complex part। तो इसमें when we, हमारी task अब बन जाती है when we interpret the gamma we have to know, हमें समझना होगा कि इस gamma term में हमें real part अलग कर लेना है और इसका जो imaginary part है वो अलग कर लेना है। जैसे हम z को define करते हैं, z is equal to x iota x plus iota y, where x is your real values, y is your imaginary value and z is your complex number। so z square आपका हो जाएगा x square minus y square, x square minus y square plus 2 iota xy। so वहाँ से हम एनालॉजी बनाएंगे, देन x square minus y square, दिस आर द प्योरली रियल वैल्यूज। अगर हम स्क्वायर की ही बात करें देन 2 iota xy is the mixed term, the same thing is here। we have gamma square जब आ रहा है we have values omega epsilon and the sigma। अगर हम इस टर्म को अंदर की तरफ ले जाए देन iota mu omega sigma, iota इज इक्वल टू iota स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर u and epsilon। so
जो आपका फील्ड जो डिफाइन कर रहा था अभी तक, जैसे हम वैक्यूम में बात कर रहे थे, डाइलेक्ट्रिक में बात कर रहे थे कि परमेबिलिटी एंड द परमिटिविटी, दीज आर द मेन पार्ट। जैसे म्यू एंड एप्सल बोर्ड है, ये डिसाइड करेगी आपकी वेलोसिटी क्या होगी, आपका वेव वेक्टर क्या होगा। लेकिन यहाँ पे गामा डिसाइड करेगा आपका प्रोपेगेशन किस तरीके का है, और गामा ही डिसाइड करेगा अगर आपका फील्ड वेरिंग है तो वो डिकेइंग है या नॉन डिकेइंग है, और डिकेइंग है तो वो डिकेइंग वाला फैक्टर है वो किस तरीके से डिके हो रहा है। ऑफ कोर्स जो वो डिकेड वाला होगा देन एक्सपोनेंशियल माइनस समथिंग होगा, बिकॉज दिस इज अ डिके। अगर प्लस होता देन इट इज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो हमारी इस टास्क में, इस लेक्चर में यही दो चीज़ें थी कि कंडक्टिंग मीडिया क्या है, कंडक्टिंग मीडिया से हमारी मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशन है वो कैसे प्रभावित हो रही है, उनकी फॉर्म कैसे चेंज हो रही है। देन वी हैव टू नो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो प्रोपिगेट हो रहे हैं उन पर्टिकुलर फील्ड में तो उसकी फॉर्म क्या है, और कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी मैक्सवेल की 4 इक्वेशन से जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेव इक्वेशन आ रही है उसकी फॉर्म क्या होगी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो इक्वेशन थर्ड एंड द फोर्थ, दीज आर द मैक्सवेल का वेव प्रोपेगेशन इक्वेशन है जो आ रही है मैक्सवेल की थर्ड और फोर्थ इक्वेशन की हेल्प से। नाउ the solution corresponding to these equation, because this represent the Maxwell wave equation को represent कर रही है जब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट हो रही है इलेक्ट्रिक इन ए कंडक्टिंग मीडिया। तो वहाँ पे गामा स्क्वायर, गामा इज ए टर्म विच इज एसोसिएटेड विद योर परमिटिविटी, योर कंडक्टिविटी जहाँ सिग्मा आ रहा है, देन इट इज रिलेटेड विद योर ओमेगा फ्रीक्वेंसी। सो इज द हेल्प ऑफ दिस वी फाइंड आउट इसके रियल पार्ट में क्या क्या टर्म आती है और इसके इमेजिनरी पार्ट में कौन कौन सी टर्म आती है। सो इक्वेशन थर्ड एंड द फोर्थ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट हाउ आवर फील्ड इज प्रोपेगेटिंग इन दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ फीडिया। नाउ ई एक्स और एच वाई की फॉर्म यू कैन सी हियर, because this is the second order differential equation. When we find the electric field and the magnetic field corresponding to equation third and the fourth, second order differential की वजह से we get the two constant of integration a b आएंगे हमारे constant of integration your electric field, c and d these are the constant of integration in your magnetic field. Now जब हमारी ये इक्वेशन आ जाती है अगेन we have to find what is the form of a b and c d. we find the we will apply the boundary condition. जब हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, बाउंड्री कंडीशन हमारे पास दो ही है बिकॉज दिस रिप्रेजेंट विद द स्पेस। तो z इज इक्वल टू जीरो, जैसे ही z इज इक्वल टू जीरो होगा आपका फील्ड भी जीरो हो जाना चाहिए। सो बिकॉज वी नो कोसाइन हाइपरबोलिक ऑफ जीरो इज इक्वल टू, इट मस्ट बी कोसाइन हाइपरबोलिक एंड व्हेन z इज इक्वल टू जीरो होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, और साइन हाइपरबोलिक एट z इज इक्वल टू जीरो उसकी वैल्यू क्या होगी। विद द हेल्प ऑफ दिस बाउंड्री कंडीशन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू ई नोट जो कोसाइन का कोफिशिएंट है, एंड द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू h नोट, बिकॉज एट z इज इक्वल टू जीरो, एट t इज इक्वल टू जीरो, योर साइन हाइपरबोलिक ये अपने आप जीरो बन जा रहा है, और एट दैट टाइम द फील्ड इज इन द ओरिजिनल पोजिशन। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो हमने पहले भी बताया था ई नोट एंड द एच नोट एट द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एट टी इज इक्वल टू जीरो। सो ये हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। जब हम ये बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे वी गॉट द वैल्यू ऑफ ए एंड सी। नाउ वी on the first order differential equation again we find out the again we apply the boundary condition and we find out what is the value of our b and d. Now with the help of this we find d is coming in terms of gamma and e naught, and in the similar way b is coming, b is equal to eta and the h naught. When we substitute a b c g here, then the form of this electric field and the magnetic field it becomes this. Now in order to understand this we must know cos hyperbolic z and the sin hyperbolic z, how this is different with respect to our cos z and the sin z. Sin theta cos theta से कैसे, there is a sharp decrease. Always remember when there is a cosine hyperbolic आता है तो sharp decrease होता है इनकी पीक में, ठीक है। Now
because we have to ultimately we have to find out the eta refractive index जो होता है जिसे हम बोलते हैं characteristics impedance. Characteristics impedance is the ratio of your field electric ratio of the two type of field, and that type of field is electric field to the magnetic field, and it becomes in terms of this, in terms of omega, mu, sigma and epsilon naught. That the characteristic impedance इसलिए बोलते हैं because this impedance is a type of resistance which is coming in the direction of प्रोपिगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज मीडिया चाहे किसी भी तरीके का हो वो कहीं ना कहीं उसके प्रोपिगेशन को डैम्ड करने की कोशिश करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है. इट्स अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो वी फाइंड आउट दिस. नाउ वी हम एक सीधा सा ट्रायल ये कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वैक्यूम में हमारा इम्पीडेंस क्या होता है. वैक्यूम में हमारा इम्पीडेंस होता है सीधा ई नोट बाई एच नोट. अगर हमारा लॉसलेस मीडिया है, देर इज नो कंडक्टिविटी, सिग्मा इज इक्वल टू जीरो, देन विद द हेल्प ऑफ दिस वी फाइंड आउट. सिग्मा को जैसे ही इनपुट करेंगे आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा, देन दिस बिकम्स म्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. दिस इज नथिंग, दिस इज योर इम्पीडेंस इन योर वैक्यूम टाइप ऑफ मीडिया, जो आपने पहले भी देखा था, एन इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई ई, जो आपका 377 ओम आ रहा है. इट मीन्स आवर एक्सप्रेशन इज करेक्ट. दिस इज द वे ऑफ डूइंग द, एक ट्रायल कर सकते हो कि जो आपने एक्सप्रेशन निकाला है, कि बिकॉज यू आर पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू. लिमिटिंग वैल्यू हो गया सिग्मा जीरो होते ही हमारा ये एक मीडिया हो जाए, एक डायलेक्ट्रिक मीडिया की तरह बिहेव करेगा. अगर हम कंसिडर कर दे दिस इज अ वैक्यूम टाइप, इट मीन्स म्यू इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू म्यू नोट, एप्सल इज चेंजिंग विद एप्सल नोट. सो ये आपका एक वैक्यूम की तरह बिहेव करेगा. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वी फाइंड आउट गामा. जो प्रोपिगेशन होता है, गामा इज़ द मेन फैक्टर जो डिसाइड करेगा आपकी वेलोसिटी किस तरीके की है, आपका वेव प्रोपिगेशन किस तरीके का, आपका फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है वहाँ पे, वेलोसिटी क्या आ रही है. सो एवरीथिंग हियर इज़ डिसाइडेड बाय योर गामा, एंड गामा इज़ एसोसिएटेड विद योर permeability, which is the characteristics of the media, and then characteristics of media is sigma, and omega, that's a frequency. So all these parts are included in your gamma part. So today this is the general form of E. This is the general form of your H. Similar way, iota k. Always remember when there is a k dot r. K dot r is your moving vector, जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. k is your propagation vector. k dot r is a scalar product of your propagation vector. जैसे आपकी वेव प्रोपेगेट करे, फॉर एग्जाम्पल इफ योर वेव इज प्रोपेगेटिंग इन योर z डायरेक्शन, देन you consider kz corresponding to this into z, because डॉट प्रोडक्ट में ओनली सिमिलर टर्म, सिमिलर डायरेक्शन वाली टर्म ही आपको एक वैल्यू देगी. क्रॉस टर्म ऑलवेज कैंसल आउट. So similarly we find out k square e. Always remember we are considering here because k square इसलिए टर्म लेते हैं because k प्रोपेगेशन जब वेक्टर होता है देन हमें जो उसकी एलिमिनेट टर्म होती है, रियल एंड इमेजिनरी वैल्यूज़ को स्टडी करना होता है. जैसे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, इसे स्टडी करने के लिए वी विल टेक द स्क्वायर. z स्क्वायर इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई. जहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें एक्स के स्क्वायर या गामा स्क्वायर में रियल वाले पार्ट कौन से कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं या इनके इमेजिनरी टर्म्स कौन से कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं. नाउ k is coming in terms of omega, mu and sigma everywhere. जैसे हमारे वैक्यूम और डायलेक्ट्रिक में था mu and epsilon, डायलेक्ट्रिक में these are the at the key road, की मतलब की पॉइंट था. आपको वेलोसिटी निकालनी है, वेवलेंथ निकालती है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, म्यू और एप्सिलॉन नोट से आएगा. इन केस ऑफ वैक्यूम इट्स बिकम म्यू नोट एंड एप्सिलॉन नोट. In case of dielectric it becomes mu and epsilon, but in case of conducting media everything decided by mu, omega, epsilon and sigma, because this is your conducting media. In case of conducting media j is equal to sigma e, j is equal to 0 नहीं होता है यहाँ पे. So today topic was up to here. With the help of this in this lecture we studied how our electromagnetic wave are propagated in a media, how electric field and magnetic field are moving in a conducting media, in a lossless media, in a j is equal, where j is equal to sigma e, where j is depend on your conductivity, how our
electric field and the magnetic field are propagating and decaying, what is their form and what is the wave equation here. So this topic was up to here, and again I want to tell these are the notes of the Department of Physics and Professor Kiki Ghosh. अगर आपको इसका book चाहिए तो then you can search on the Google by the name of this author. So today topic was up to here. I want to say thanks to all. Thank you, beta.